जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः योगेंद्र टाइम्स के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी आज पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सबके समक्ष। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी वर्णमाला के बेसिक पॉइंट पर, जहां हमने आपसे चर्चा की ध्वनि की, वर्ण की, अक्षर की, शब्द की, पद की, वाक्य की, और वहीं पर हमने बात की थी गद्यांशों की भी। इन सभी तथ्यों पर हमने आपसे चर्चा कर लिया है। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं वर्णमाला के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा, परंतु कुछ विशेष प्रश्न आपके वर्णमाला शब्द से पूछ लिए जाते हैं। तो आइए एक नज़र में उसको देख लेते हैं कि वर्णमाला से क्या सवाल आता है। माफ करिएगा, वर्णमाला नहीं, व्याकरण से क्या सवाल आते हैं और व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, उत्पत्ति क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। जब हम बात करेंगे व्याकरण की, देखिए मेरे कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो चैनल पर जुड़े हुए हैं, जो खास करके यूपी टेट इत्यादि की परीक्षाओं से संबंधित हैं। यूपी टेट या रीट या इन सब की परीक्षाओं को जब आप देते हैं, वहाँ संस्कृत भी पढ़ना रहता है, हिंदी भी पढ़ना रहता है। विद्यार्थी संस्कृत हिंदी दोनों को पढ़ते हैं और संस्कृत हिंदी के दो पक्षों में कहीं नहीं लगभग आप देखेंगे कुछ जगहों पर समानता है, जबकि कुछ जगहों पर विषमताएं पाई जाती हैं जो आपको परेशान करती हैं। तो इसलिए दोनों संदर्भों से आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। व्याकरण शब्द की बात जब हम आपसे करेंगे, व्याकरण को लेकर के अगर आप संस्कृत में देखेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं व्याकरण को जब संस्कृत के संदर्भ में आप देखते हैं, तब आप यहाँ पर देखेंगे विआंग, क्री और लिट। जब आप देखेंगे विआंग, क्री, लिट, यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने व्याकरण शब्द का व्युत्पत्ति बताने का प्रयास किया कि किस तरह से इसमें कौन सा उपसर्ग है। आप देखेंगे यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, व्याकरण शब्द के अंतर्गत आने वाले उपसर्ग हो जाएंगे। क्री क्या है, धातु है, और लिट क्या है, प्रत्यय है। ये मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति का संस्कृत में। और इसी के सिमिलर अब हम हिंदी में बात कर लें तो हिंदी में आप देखेंगे, जब हम हिंदी की चर्चा करेंगे, हिंदी में आप देखेंगे कि वि, धन, आ, मतलब अब ये दोनों यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं, उपसर्ग हो जा रहे हैं। वि, आ, कर, अन। कहीं कहीं पर आपको कर नहीं मिलेगा, लेकिन आप ध्यान रखें कर इसमें शामिल है। तो यहाँ पर ये मूल रूप से आप देखेंगे, आपसे सवाल यही पूछा जाता है कि उपसर्ग कौन से हैं, तो दो उपसर्ग आपके इसमें हो जाएंगे। और यहाँ पर प्रत्यय की बात अगर की जाए तो प्रत्यय आपका हो जाएगा अन। ठीक है। हिंदी शब्द में, हिंदी विषय में जब व्याकरण शब्द की बात की जाएगी तब उसको इस तरह से आप तोड़ेंगे, और संस्कृत में अगर तोड़ा जाएगा तो विआंग, क्री और लिट के रूप में तोड़ा जाएगा। परिभाषा की चर्चा अगर हम थोड़ी सी कर लें व्याकरण की, तो बस आपको इतना याद रखना है कि व्याकरण किसी शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति का ज्ञान कराता है। व्याकरण के दो तीन मुख्य रूप से तीन अंग हैं, जिन पर भी मैं आपसे चर्चा कर लूँ। थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बार इसको आप देख लीजिए, स्पष्ट कर लीजिए। विआंग, क्री और लुट, क्री यहाँ पर धातु है। इस तरह से क्या हो रहा है, संस्कृत में व्याकरण को व्याकरण शब्द की व्याख्या की जा रही है। हिंदी में आप देखेंगे तो वि, या, कर और अन यहाँ पर हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। व्याकरण की परिभाषा की बात अगर हम करें तो कहा जाता है व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। क्या कहा जाता है, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। मतलब जो शब्द के व्युत्पत्ति या उत्पत्ति का ज्ञान करा दे वही क्या है, व्याकरण है। शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के बारे में जैसे भी आपने देखा था, यहाँ पर एक व्याकरण एक शब्द है। शब्द को ब्रह्म कहा जाता है, अक्षर को भी ब्रह्म कहा जाता है। तो यहाँ शब्द क्या है, शब्द के बारे में, व्याकरण शब्द के बारे में अभी हमने बताया उपसर्ग है, प्रत्यय है, धातु है, इत्यादि इत्यादि। तो ये जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हो रही है, यह जानकारी आपको कहीं ना कहीं व्याकरण शास्त्र के द्वारा ही मिल रही है। तीन पक्ष होते हैं, जरा सा उनकी चर्चा मैं आपसे करूं। व्याकरण के जो तीन महत्वपूर्ण अंग हैं, सबसे पहली बात इसमें आप पढ़ते हैं वर्ण विचार, दूसरा आप इसमें पढ़ते हैं शब्द विचार, और अगला आप पढ़ते हैं वाक्य विचार। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये महत्वपूर्ण है। यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि व्याकरण के अंग,
ये मूल रूप से 3 हैं जहां पर आप वर्ण विचार, और वर्ण विचार के अंतर्गत ही वर्तमान में जो मेरी कक्षा चल रही जिस पर हम आप चर्चा कर रहे थे इस कक्षा में वर्णमाला पर, तो वर्ण विचार से ही संबंधित है। देखिए वर्ण के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और ये संधि आदि में भी प्रयोग होगा क्योंकि संधि भी वर्ण विचार के अंतर्गत ही आती है। तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये मूल रूप से तीनों क्या है, व्याकरण के अंग हैं। जहां पर हम देखते हैं व्याकरण करता क्या है, सवाल ये होना चाहिए कि व्याकरण के 3 अंग हैं, ठीक है। व्याकरण का कार्य क्या है, व्याकरण करेगा क्या। जब हम इसके कार्यों की बात करें तो आप जानते हैं व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से उच्चारण करना, शुद्ध रूप से लिखना और उसका प्रयोग करना। क्या क्या बताता है, उच्चारण, लिखना और प्रयोग। मतलब व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे उसका प्रयोग होगा दैनिक जीवन में, इस बात को सिखाने का कार्य करता है। व्याकरण का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। कितने अंग हैं, 3 हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब यहाँ पर वर्ण विचार की बात हमने की, तो वर्ण विचार क्या है, वर्ण विचार क्या है, इस बारे में सवाल होना चाहिए। वर्णों का शुद्ध शुद्ध प्रयोग क्या है, वर्णों का प्रयोग कैसे किया जाए, वर्णों को कैसे लिखा जाए, वर्णों का उच्चारण क्या हो। आप पढ़ेंगे अकु विसर्जनीय नाम कंठाई चुयसा नाम तालुल टुरसड़ाम मूर्धा इत्यादि इत्यादि सूत्र आप पढ़ेंगे। यहां आप देखेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, प्रयोग किस आधार पर किया जा रहा है। इन सारी बातों का जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे वो हम प्राप्त करेंगे वर्ण विचार के अंतर्गत। तो वर्ण विचार में हम क्या सीखेंगे, यही 3 चीजें कि किस तरह से उच्चारण, लिखने और प्रयोग की प्रक्रिया शुद्ध शुद्ध की जा सकती है वर्णों की। यह कहां पर आप सीखेंगे, वर्णों के विचार में। और ऐसे ही शब्द विचार और वाक्य विचार पर भी चर्चा आप क्रमशः करेंगे। तो आज जो मैं मुखातिब हुआ हूं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वर्ण विचार को, वर्ण विचार में हम चर्चा करेंगे वर्णमाला की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक व्याकरण के बारे में जो कुछ भी सीखा पढ़ा है आपको वो स्पष्ट हो गया होगा। अगर कोई शंका है, कोई समस्या है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे मुख्य रूप से वर्णमाला की। वर्णमाला पर हमने पिछली कक्षा में भी आपसे चर्चा की थी, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा तो जब मैंने वर्णमाला की चर्चा की वहां मैंने आपको बताया ध्वनि, वर्ण, अक्षर इत्यादि। मैं एक बार पुनः आपको बता दूं, वह ध्वनि जिसका विखंडन नहीं किया जा सकता वह क्या है, वर्ण है। वर्ण के बारे में आप विशेष ध्यान रखेंगे, ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। 2-3 सवाल बन जाते हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है, मौखिक इकाई ध्वनि है। इसके अलावा मैंने आपको बताया भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वर्ण है। और मैंने आपको बताया कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, भाषा की अर्थ देने वाली सबसे छोटी इकाई की बात अगर की जाए तो जवाब क्या होगा मित्रों, शब्द होगा। ऐसे ही प्रिय विद्यार्थियों एक सवाल और भी पूछा जाता है कि भाव के आधार पर, भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई। देखिए भाव की अगर हम बात करें तो भाव आपका शब्दों से नहीं, अब वाक्य या गद्यांश में आप देखेंगे तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि भाव की बात अगर की जाए तो क्या होगा, शब्द या वाक्य या गद्यांश होंगे। तो अगर वाक्य को आप देखेंगे तो भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई होगा, अर्थ के आधार पर शब्द हो जाएगा। और वैसे ही स्वतंत्र मौखिक इकाई की बात करेंगे तो ध्वनि होगी, और स्वतंत्र लिखित इकाई की बात करेंगे तो क्या होगा, वर्ण होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। वर्णमाला आपका आज का विषय है, और इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैंने आपको ये बता रखा है कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है ये मैंने आपको बताया था, एक बार पुनः मैंने आपको बताया कि वर्ण क्या है, वह स्वतंत्र ध्वनि जिसका विखंडन नहीं किया जा सकता है कि लिखित या मौखिक रूप को वर्ण कहते हैं। यह दृश्य होता है, यह श्रव्य भी होता है, अनिवार्य नहीं कि दृश्य हो या श्रव्य हो, दोनों कंडीशंस इस पे अप्लाई होती हैं। मतलब जैसे आपको मैंने बताया अ और क इत्यादि इत्यादि। अब वर्ण के भेदों की चर्चा की जाए आपसे तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए वर्ण के मूल रूप से यहां पर सवाल में आपसे ध्वनि दे दिया जाता है, इस चीज का ख्याल आप रखेंगे। वर्ण की जगह वो क्या करेगा, कभी कभी ध्वनि दे देगा। तो वर्ण या ध्वनि दोनों स्थितियों में इसके भेद की बात अगर हम करें तो क्या होगा भैया, स्वर और व्यंजन। क्या होगा, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब हम स्वर और व्यंजन पर क्रमशः एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन पिछली परीक्षाओं में जैसा कि मैंने देखा है सवाल यहां से आ गए हैं कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला को अंग्रेजी में क्या कह देते हैं, अल्फाबेट। अल्फा मतलब लेटर, बेट माने ग्रुप। द ग्रुप ऑफ लेटर इज नोन एज अल्फाबेट। मतलब कि वर्णों का समूह। वर्णमाला मतलब
वर्णों का समूह, लेकिन कैसा समूह? वर्णों का समूह तो है, परंतु सवाल यह है कि वर्णों का कैसा समूह। अगर हम कहें वर्णों का समूह तो वर्णों के समूह की ही बात नहीं होनी चाहिए। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वर्णों का विकल्प आता है, विकल्प पूछता है वर्णमाला है या वर्णमाला कहते हैं वर्णों के समूह को, स्वरों के समूह को, अक्षरों के समूह को, या फिर वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को। तो यहां पर क्या होगा? वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह। क्या होगा? वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह ही समूह वर्णमाला कहलाता है। यहां मैंने बता दिया कि वर्णों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह है तो उसे क्या कहेंगे? हम वर्णमाला कहेंगे। एक पॉइंट आपका ये क्लियर हुआ। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, और सवाल क्या बनता है? अब देखिए, आप समझते रहिए कि हिंदी में जो वर्णमाला आप पढ़ रहे हैं, पिछली कक्षा में मैंने लिपि की चर्चा डिटेल्स में की है, काफ़ी लंबे स्तर पर मैंने उस पर चर्चा की। यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझिए कि हिंदी वर्णमाला, इसकी लिपि क्या है? ये लिपि है इसकी देवनागरी। क्या है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग हम उसको लिखने के लिए ध्वनि चिन्हों के ध्वनियों को चिन्ह के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो लिपि हो जाती है। और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी से। किससे हुआ है? ब्राह्मी से हुआ है। क्या मैंने बताया आपको? हिंदी वर्णमाला की बात मैंने की। हिंदी वर्णमाला की लिपि क्या है? देवनागरी है। देवनागरी का विकास किससे हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। एक पॉइंट आप यहीं और जान लीजिए कि अगर मैं देवनागरी लिपि की बात करूं तो सबसे पहले कहां इसका उल्लेख मिला हुआ था? ये सवाल पूछा गया, पिछली कक्षा मैंने बताया भी। जयभट्ट के शिलालेख में। कहां पर मिला था? गुजरात में मिला था। ये चर्चा मैंने आपसे पिछली क्लास में की थी। जयभट्ट के शिलालेख गुजरात में मिला था। क्या? लिपि कौन सी? देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग। अगली बात आपसे कर लें। अब यहां देखिए, लिपि की और वर्णमाला की दोनों की चर्चा मैं कर रहा हूं। वर्णमाला किसके अंतर्गत? देवनागरी के। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से, और यह लिपि जो देवनागरी है वह सबसे पहले प्रयोग कहां मिल रहा है? जयभट्ट के शिलालेख गुजरात में। और इसमें प्रकाशित सबसे पहली पुस्तक मैंने बताया 1667 में चाइना इलस्ट्रेटा थी, जो कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बता दिया है। आइए आगे देखते हैं। अब यहां पर जो वर्ण है तो आप ध्यान रखिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं कुल वैज्ञानिक वर्णों की संख्या। कुल वैज्ञानिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। मैंने यहां वैज्ञानिक शब्द जोड़ा हुआ है। वैज्ञानिक से यहां क्या तात्पर्य है? मतलब कि जो वर्णों का क्रम है उसका कहीं ना कहीं कोई विशेष कारण है, ऐसे ही उनको लिख नहीं दिया गया है। आप जानते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में एक शब्द बताया था, लेखिम। मैंने कहा भाषा विज्ञान शास्त्र में एक शब्द होता है स्वन, स्वन के बाद स्वनिम, लेखिम, रूपिम, अर्थिम। इनकी चर्चा मैंने की थी। ये भाषा विज्ञान के कुछ टर्म्स हैं। मैंने इन्हीं के बारे में बताया कि जब वर्णों का विकास हो रहा था, मलिक मोहम्मद जायसी की एक पुस्तक है, आप देखेंगे अखरावट, वहाँ पर आप देखते हैं वर्णों की बात की जाती है, मतलब वर्णमाला के बारे में बात की गई है। तो वहाँ पर वर्णों का विस्तार से बताया गया कि वर्ण कैसे, कहाँ से उत्पन्न हुए या क्या उनकी हिस्ट्री रही। आप जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए स्वर की बात की जाती है, और स्वरों के बाद क्या आते हैं? व्यंजन आते हैं। और व्यंजनों में भी सबसे पहले कंठ वाले आते हैं, फिर उसके बाद तालु आता है, फिर मूर्धा से आते हैं, फिर कंठ तालु मूर्धा। उसके बाद आप देखेंगे क्रम इनका पांचों का लगातार जो मूल रूप से उच्चारण के स्थान है उनके आधार पर चल रहा है। अब आप यहां देख रहे हैं कि इनका जो स्थान है उसमें भी आप देखेंगे अल्पप्राण वर्णों को पहले, फिर महाप्राण वर्णों को बाद में। आप सोचिए कि अगर क को क के स्थान पर लिखा गया तो कोई कारण है, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कारण है। अल्पप्राण महाप्राण वर्णों का कुछ संबंध है,
उनके कंठ से बोले जाने, तालु से बोले जाने, मूर्धा से बोले जाने, दंत से बोले जाने, दंतोष्ठ से बोले जाने या कंठोष्ठ से बोले जाने का कुछ तर्क है। इन्हीं तर्कों के आधार पर उनको कहाँ रखा गया है, वर्णमाला में रखा गया है। और इसीलिए उनको क्या कहा जाता है कि कुल वैज्ञानिक वर्णों की संख्या 52 है। सबसे पहली बात आप ये क्लियर कर लें कि जो 52 वर्ण हैं वे कौन कौन से हैं, जिनको यहाँ पर आपको पढ़ना है। वर्णों के भेद की चर्चा मैंने कर ही ली है यहाँ पर। तो कुल वैज्ञानिक वर्णों की संख्या 52। देखिए मैं 2 बातें आपको बता दूं। यद्यपि आपसे सवाल ये बन जाता है कि मूल व्यंजन, देखिए व्यंजनों की चर्चा मैं थोड़ी सी आपको कर लूं कि मूल व्यंजन, यद्यपि सवाल ये है कि मूल व्यंजन कितने हैं, तो जवाब हो जाएगा 33। लेकिन अगर मैं वर्णों की बात करूं, किसकी बात करूं, वर्णों की, आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद 44 मानता है। इसके अलावा मैंने कहा अगर वर्णों के कुल वर्णों की संख्या की बात की जाए तो आप 52 मानेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे मैंने कहा कि 42 44 मानते हैं। 44 के साथ 2 वर्ण आपके होते हैं ड़ ढ़, उत्क्षिप्त, ताड़न जात या उत्सृप के नाम से जाने जाते हैं। ये 2 वर्ण अगर जुड़ जाएं तो कितना हो जाएगा 46। विकल्प में सबसे पहली प्रायोरिटी 52 को देनी है, 52 नहीं है तो 46 को देनी है, 46 नहीं है तब 44 को देनी है। इस बात का ख्याल रखें। सभी विकल्प में है तो प्रायोरिटी केवल 52 को ही देनी है। कुल वैज्ञानिक वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में प्रामाणिक रूप से 52 मानी जाती है, जिसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि कौन कौन से आएंगे। सबसे पहली बात देखिए, आप सबसे पहले स्वर पढ़ते हैं, स्वर की संख्या 11 हो गई। उसके बाद आप पढ़ेंगे अयोगवाह वर्णों को। अयोगवाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर इसके बाद आप आगे चलते हैं तो आप व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन में आप स्पर्श पढ़ते हैं, ये मैं व्यंजनों की चर्चा कर रहा हूं। स्पर्श में आप देखते हैं कादयोमावसानाः स्पर्शाः। स्पर्श कौन है, कादयोमावसानाः स्पर्शाः। क से म तक के सभी वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं, स्पर्श के अंतर्गत। तो 5 वर्ग हो गए और 5 × 5 = 25, तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 25 स्पर्श हो गए। उसके अलावा आप देखते हैं फिर बाद में क्या आ जाता है, अंतःस्थ। यहां कितने वर्ण आ जाते हैं, 4। यणो अंतस्था, यण भी कहा जाता है। सल उस्माड़ा, उस्म को सल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी हो गई, 4। आप देखेंगे 25 4 29 4 33, तो ये मूल व्यंजन हो गए। कितने हो गए, व्यंजन मूल रूप से 33 हो गए। और इसीलिए व्यंजनों का मुख्य विभाजन 3 पार्ट्स में होता है, जो आपके क्रमशः ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, आप पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजनों को। क्या पढ़ते हैं, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन की चर्चा अगर की जाए तो संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं, 4, छत्रंग और स्र। तो यहाँ पर आप 4 को जोड़ें अगर, तो देखिए यहाँ पर 11 2 13 और यहाँ पर व्यंजन 33। संयुक्त कितने हो गए, 4, 3 3 6 4 10। अभी 2 आपके बच रहे हैं। 2 कौन से बच रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त या उत्सृप कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ उत्क्षिप्त। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन से, ये, तो ये हो गए आपके 2। अब देखिए 3 3 6 4 10 2 12 का 2, यहाँ पर 1 1 1 2 3 2 5। तो इस प्रकार से क्या हो गया, टोटल 52 वर्ण हो गए। बस एक बात मैं स्पष्ट करना चाह रहा था कि जो 52 वर्ण मैं आपको बता रहा हूँ, ये 52 वर्ण कौन से हैं। इन 52 वर्णों को मैंने केवल स्पष्ट किया, अभी मैंने इनकी चर्चा विशेष नहीं की। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इतनी सी बात आप समझिए कि जो वर्णमाला 52 वर्णों की है, उन 52 वर्णों में कौन कौन से आएंगे। तो उत्क्षिप्त 2 होंगे, ढ़ स्वर 11 होंगे, आपके अयोगवाह 2 होंगे, स्पर्श 25 होंगे, अंतःस्थ 4 होंगे, उष्म 4 होंगे, संयुक्त व्यंजन 4 होंगे। इनका आप योग करेंगे तो आपको मिल जाएगा कुल वैज्ञानिक वर्णों की संख्या 52, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात क्या की कि वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला का अध्ययन देवनागरी लिपि के अंतर्गत किया जाता है। देवनागरी का विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि में सर्वप्रथम जो उसका उल्लेख मिलता है, जयभट्ट के शिलालेख गुजरात में प्राप्त होते हैं। इसमें प्रकाशित सबसे पहली पुस्तक मैंने आपको बता दिया, चाइना इलस्ट्रेटा 1667 ईस्वी। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि कुल वैज्ञानिक वर्णों की संख्या 52 है। वर्ण या ध्वनि के भेदों की चर्चा अगर की जाएगी तो वर्ण या ध्वनि के मूल रूप से 2 भेद होंगे, और कौन कौन से होंगे, स्वर और व्यंजन। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट अवश्य करें। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने इनकी चर्चा कर ली, वर्णमाला क्या है, ज्यादा डिटेल में नहीं चलना। जो सवाल आपसे बन सकते हैं आप इतना मानकर चलिए। देखिए, मैं बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं ना। मैं बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति हूं, इसलिए मैं आपको विद्वान बनाने भी नहीं आया हूं।
बस आप इतना जानिए कि जो परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं सवालों को लेकर के मैं उपस्थित हूं। और मैं आपसे यह कह भी रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष में जहां पर भी मानक हिंदी से संबंधित परीक्षा में सवाल आते हैं और जिस विषय को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं, परीक्षा में आने वाले सवाल आपके वहां से बाहर नहीं जाएंगे, या इन सवालों की मैं गारंटी ले सकता हूं तो गलत आपसे नहीं होंगे अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा है। तो पूरे भारतवर्ष की परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, सामान्य एक दो परीक्षाओं के यूपीएससी सिलेबस देकर के हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जितनी चर्चा मैं कर रहा हूं ये आपके लिए पर्याप्त होने वाला है। और यह अनुभव आपको तब होगा जब आप कक्षा को पूरी तरह से मनोयोग से पढ़ेंगे, उसके बाद आप परीक्षा में परिणाम देखेंगे। पढ़ा ही नहीं रहा हूं अभी, इसके बाद में हम लोग इस पर प्रैक्टिस सेशंस भी लेकर के आएंगे, लेकिन तब तक आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और सूचित करते रहिए कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने वर्णमाला की चर्चा कर ली है, अब हम इसके अन्य भेदों पर चर्चा आपसे करेंगे। वर्णमाला के बारे में आपको हमने समझा दिया। वर्णमाला में कुल वैज्ञानिक वर्ण कितने हो गए? 52 हो गए। यहाँ पर आपने इनको पढ़ लिया है। अब आपको क्या पढ़ना है? वर्ण के भेद। अब हम चर्चा करेंगे स्वर या व्यंजन की। आप जानते हैं स्वर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वावेल। और इसे क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। वैसे ओवरऑल आप देखेंगे पूरी अंग्रेजी में 26 वर्ण है। आप सोच करके देखिए कि अंग्रेजी का दुगना 26 × 2 = 52। अंग्रेजी की दुगना, अंग्रेजी में 26 वर्ण और हिंदी में आपके कितने वर्ण है? 52। मैं अंग्रेजी को कमतर नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं वैज्ञानिकता की बात कर रहा हूं। अगर 52 वर्ण है तो वैज्ञानिकता इसकी उससे कहीं ज्यादा है। आप देखते हैं क के लिए आप के, सी, क्यू इत्यादि वर्णों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर आप क के लिए कहीं प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता है इसमें, इसलिए वर्णों की संख्या ज्यादा है। अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहली बात देखिए, जब हम स्वरों की चर्चा करेंगे तो आपके स्वर क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो स्वर होते हैं स्वतंत्र। आप जानते हैं आचार्य महामुनि पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी के बाद एक ऋषि आते हैं जिनका नाम होता है कात्यायन या वरुचि, जिनके द्वारा वार्तिक लिखा जाता है। उनके बाद आते हैं आचार्य पतंजलि, और आचार्य पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना की जाती है जिसमें भाष्यों का संकलन है। और अपने महाभाष्य रूपी ग्रंथ में आचार्य पतंजलि ने कहा है कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः। क्या कहा है? स्वर के संदर्भ में आचार्य पतंजलि ने कहा है स्वयं राजन्ते या स्वयं विभूषते, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। अगर हम बात करें तो ये स्वतंत्र होते हैं। और यहाँ आप ध्यान रखें, अगर मैं इनकी भी चर्चा करते चलूँ साथ साथ, तो यहाँ पर ये क्या होते हैं? परतंत्र हैं, दूसरे के अधीन हैं। यहाँ पर इनको संस्कृत में क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। कहाँ? संस्कृत व्याकरण में। देखिए कुछ सवाल यूपीएससी में ऐसे हैं जो संस्कृत से संदर्भित पूछे गए हैं, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को बताता चल रहा हूँ। संस्कृत में व्यंजनों को हल कहा जाता है। ये कहाँ पर कहा जाता है? संस्कृत में कहा जाता है। कहाँ कहेंगे इसको? संस्कृत में स्वर को वच कहेंगे और व्यंजन को क्या कहेंगे? हल कहेंगे। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, और इनको क्या कहेंगे? अच कहेंगे। अगली बात आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये आक्षरिक होते हैं। क्या होते हैं? स्वर क्या होते हैं? आक्षरिक होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? अनाक्षरिक होते हैं। क्या होते हैं? अनाक्षरिक होते हैं। इनको सहायता नहीं लेनी पड़ती, सहायता नहीं लेते, स्वर सहायता नहीं लेते, जबकि व्यंजन के उच्चारण में सहायता लेनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? जबकि व्यंजनों को उच्चारित करने के लिए सहायता लेनी पड़ती है। अब हम बात करें इनके, देखिए मैं उच्चारण के आधार पर चर्चा कर रहा हूं, तो उच्चारण में यहाँ अवरोध उत्पन्न नहीं होता। यहाँ पर अवरोध उत्पन्न नहीं होता, जबकि अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। जबकि अगर हम व्यंजनों की बात करें तो मुख्य विवर में वर्णों के उच्चारण में जो व्यंजन होते हैं वहाँ अवरोध उत्पन्न होता है। अगली बात कर लें, ये क्या होते हैं? स्वाधीन होते हैं। स्व माने स्वयं के, अधीन माने स्वाधीन मतलब अपने अधीन, मतलब अपने मन के, जो इनकी स्वतंत्रता है। देखिए मैंने यहाँ स्वतंत्र भी कहा है,
और ये क्या होते हैं, पराधीन होते हैं, मतलब ये दूसरों के अधीन कार्य करते हैं। तो इस तरह से एक बात मैं और बता दूं, अन्नवत् भवति व्यंजनम, जैसे आपने यहाँ देखा कि क्या होते हैं स्वर, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, वैसे ही क्या है व्यंजन है अन्वग भवति व्यंजनम, क्या है अन्वग भवति व्यंजनम। संस्कृत के आधार पर एक बात आप और यहाँ ध्यान दें, जो व्यंजन होते हैं कहा जाता है कि एक मात्रिक, देखिए एक मात्रिक, अभी स्वर की जब मैं चर्चा करूंगा तो स्वर में मैं आपको मात्रा काल या काल मान के आधार पर स्वरों को विभाजित करूंगा, और जब हम काल मान के आधार पर स्वरों का विभाजन करते हैं वहां पर आपको एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक बताया जाता है। तो उसी के लिए एक सूत्र आपको बताया जाता है कि एक मात्रिक, अब एक मात्रिक में एक मात्रिक भवेथस्यो द्विमात्रे दीर्घ उच्यते त्रिमात्रो प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। क्या कहा, व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, च माने और, व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। तो यहां से इस बात का भी आप ख्याल रखेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं, अर्धमात्रिक होते हैं। क्या होते हैं, आप जानते हैं छोटे छोटे सवाल आपसे बन जाते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं ये है क, और क अभी ये क्या है, ये पूर्ण मात्रिक है, जबकि इस पर मात्रा नहीं लगी है, लेकिन अवर्ण का प्रयोग इसके साथ हुआ है, मतलब ये अक्षर के रूप में है, इसलिए ये क्या है पूर्ण मात्रिक कहा जाएगा। और एक हम ले लें क के साथ आ लग गया, तब भी वो क्या है पूर्ण मात्रिक है। लेकिन अब ऐसे ही हमने क को यहाँ पर लिख दिया और हमने लगा दिया हलंत, अब ये क्या हो गया, ये व्यंजन अपने मूल रूप में आ गया। क्या हो गया, आप सदैव ध्यान रखें कि व्यंजनों का शुद्ध या मूल रूप अगर मैं आपको बताऊं तो व्यंजनों का शुद्ध या मूल रूप हल के साथ ही होता है। जब हलंत लग जाता है तब व्यंजन अपने मूल रूप में आ जाता है। लोग सवाल करते हैं कि अगर ऐसी स्थिति है तो बचपन से आज तक ये क्यों पढ़ाया जा रहा है कि हलंत नहीं है, बचपन में हमने हमेशा क पढ़ा, खा पढ़ा, ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखें कि बात ये नहीं है, बात ये है जिस समय आपको रावण की मूंछ और हनुमान की पूंछ ये सब बता करके क लिखना सिखाया जा रहा है, ऐसे समय में आपको बताया जाएगा अन्वग भवति व्यंजनम, तो आप वहाँ क्या करेंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए चूंकि बच्चा अबोध है, मूर्ख नहीं है, पागल नहीं, अबोध है, उसको बोध नहीं है। बच्चे को बोध कराने के लिए छोटी छोटी चीजें सिखाई जा रही हैं, और ऐसी स्थिति में हलंत का ज्ञान कराना अनिवार्य नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि व्याकरण जो होता है वो भाषा के विकास में अवरोध का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि व्याकरण भाषा को रोकने का कार्य करता है। भाषा के विकास क्रम में, भाषा के बढ़ने में, भाषा के विकसित होने में व्याकरण का प्रयोग नहीं होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं भाषा बताते समय कि व्याकरण आप नहीं जानते थे पैदा होने के बाद, लेकिन आप फिर भी भाषा का प्रयोग करते थे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों इस बात का जरूर ध्यान रखें कि व्याकरण जो है, कभी भी आप पेडागॉजी से संबंधित सवालों को देखेंगे शिक्षण शास्त्र में तो आपको यहाँ ये सवाल मिलेंगे कि व्याकरण भाषा में क्या रोल अदा करता है। तो व्याकरण जो होता है भाषा के अवरोध का कार्य करता है, क्योंकि अगर आप आज अंग्रेजी नहीं बोलते तो आपको डर लगा रहता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दूं। इसलिए व्याकरण आपको क्या कर रहा है, रोकने का कार्य कर रहा है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर का क्या है, ये हो गया पूर्ण मात्रिक, और ये क्या हो गया व्यंजन, और साथ ही साथ ये क्या हो गया बंधु, अर्ध मात्रिक हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। क्या हो गया, अर्ध मात्रिक हो गया। और यही नहीं, दो सवाल आपसे और बनेंगे। पहली बात तो अर्ध मात्रिक आप जान गए, यूपी टेट में खास करके और एसएससी जीडी या यूपी लेखपाल या जो परीक्षाएं संभावित हैं इन सब के लिए उपयोगी सवाल आप समझिए। दो तरह के सवाल आपसे यहां से बन जाते हैं। आपसे पूछता है मात्रिक और अमात्रिक। क्या क्या पूछता है, मात्रिक और अमात्रिक। बस सीखने के लिए बता रहा हूं। बचपन में आपने घर पर बड़े खटमल मारे होंगे। क्या होता है बचपन में आप लोग देखते हैं खटमल वगैरह घर पर होते हैं। अगर कभी आप गांव में गए हों और चारपाई पर लेटे हों तो सपरिवार आपके आतिथ्य में वो हाजिर हो जाते हैं, एकदम स्वागताकांक्षी की तरह खड़े रहते हैं। जैसे ही आप चारपाई पर लेटेंगे नीचे से लेकर के ऊपर तक आपके स्वागत में खटमल का परिवार जुट जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं मात्रिक और अमात्रिक की बात करूँ तो एक है खटमल और दूसरा क्या हो गया, खटमली। तो ये क्या हो गया, मात्रिक, और ये क्या हो गया, अमात्रिक।
तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, खटमल गांव में पाया जाता है। याद रखिएगा कहानी कि जैसे ही आप गांव में जाएंगे चारपाई पर, वैसे ही क्या होगा, स्वागतकांक्षी स्वागत करने के लिए हर्षोल्लास के साथ सब परिवार आ जाएंगे। और ऐसी स्थिति में अगर आपने खटमल को कुछ बोल दिया तो खटमली आपका जीना और हराम कर देगी। तो खटमली क्या है, मात्रिक है। क्यों? क्योंकि मात्रा का प्रयोग किया गया है। खटमल शब्द में मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। बड़ी बड़ी धैर्य के साथ क्लास को करते रहिए। समय पर मत ध्यान दीजिए कि आधे घंटे हो गए, 20 मिनट हो गए, 1 घंटे। बहुत धैर्य के साथ मस्त होकर पढ़िए, ठीक है। एकदम धैर्य के साथ पढ़ते रहिए, समझते रहिए। खटमल यहाँ पर क्या है, मात्रिक है, और खटमली क्या है, अमात्रिक है। मतलब ये देखिए पूर्ण मात्रिक हो सकता है, लेकिन अगर सवाल मात्रिक अमात्रिक का आएगा तो यहाँ पर आपको इसको मात्रिक नहीं मानना है, क्योंकि मात्रा अ की नहीं होती है। सवाल ये होगा कि पूर्ण मात्रिक कह दे रहे हैं, मात्रिक नहीं है। मात्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि मात्राएं नहीं है। मात्राएं क्यों नहीं है? क्योंकि अ की मात्रा नहीं है। और जब अ की मात्रा नहीं है तो मात्रा यहां पर नहीं लगेगी, स्वाभाविक सी बात है। और नहीं लगी हुई, इसलिए शब्द क्या है, मात्रिक है। तो मात्रिक, अमात्रिक, अर्ध मात्रिक, पूर्ण मात्रिक, ये सारे सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे चलते हैं। थोड़ी सी बात आपसे मैं और कर लूं। यहीं पर देखिए, मात्रिक अमात्रिक आपने ये सारी चीजों को पढ़ लिया है। स्वर की बात हम कर रहे हैं। स्वर में मैं थोड़ी सी इसके संख्या की बात और आपसे डिसाइड कर लूं, चूंकि यहाँ पर देखिए 2 सवाल आपके छूट रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ व्यंजन में, व्यंजन की बात करें, अगर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बगल में देख लीजिए, इसको आप क्लियर कर लिए होंगे। अब इधर बगल में देखिए थोड़ा सा, देखिए व्यंजन की बात जब आप करेंगे, मूल व्यंजनों की चर्चा की जाएगी। ये सवाल आया है, मूल व्यंजन कितने हैं? जवाब होना चाहिए 33, ठीक है। स्वर की बात कर ली जाए, अगर स्वर के संख्या की चर्चा की जाए तो स्वर की संख्या वर्तमान में, अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर वर्तमान में कितने हैं, तो जवाब होगा 11। अभी यही इसी संदर्भ में आपको एक तथ्य ध्यान रखना है, मात्रा। और दूसरा मैं आपका एक डाउट और आज क्लियर कर दूं, वर्तनी, ठीक है। वर्तनी को हिज्जे भी कहा जाता है, अंग्रेजी में स्पेलिंग कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे वर्तमान में स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, वैयाकरण है, जिनका नाम है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा री को स्वर की संज्ञा नहीं दी गई है, और चूंकि इन्होंने री को स्वर नहीं माना है, इसलिए इनके अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है बंधु? 10 है। बहुत क्लियर करते हुए चलिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आचार्य भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने री को स्वर नहीं माना, और जब उन्होंने री को स्वर नहीं माना तो ऐसी स्थिति में 11 से 1 घट करके क्या हो गया? 10। जबकि री, बड़ी री जो होती है, उसका हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता है। री और री 2 चीजें मैं आपको बता दूं। यद्यपि आप संस्कृत वाङ्मय में चर्चा करेंगे व्याकरण शास्त्र की, तो वहां पर वर्णमाला में आपको एक ह्रस्व वर्ण के रूप में री मिल जाता है और दीर्घ वर्ण के रूप में री मिल जाता है। जैसे आप देखेंगे अका सवर्णे दीर्घ संधि, जब दीर्घ संधि होगी तो दीर्घ संधि में आप देखेंगे पितृण, पितृण, पितृधन ऋण, पितृण, मातृधन ऋत्र ऋण, मातृण, ह्रोत्रिकारः। इस तरह से आप शब्दों को देखते हैं, वहां पर री का प्रयोग किया गया है। हिंदी में डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, डॉक्टर हरदेव बाहरी, या फिर मैं कामता प्रसाद गुरु की बात करूं, जितने भी वैयाकरण हैं, वैयाकरणों ने साफ स्पष्ट शब्दों में एक बात बताई कि री तो वैसे भी स्वीकार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप देखते हैं माहेश्वर सूत्रों को आधार मान करके संस्कृत वाङ्मय का अध्ययन आप व्याकरण शास्त्र में करते हैं। वहां आप पढ़ते हैं अयुड़ री री क, क्या पढ़ा आपने? अ ई उ ड़ री री क, ए ओंग आई औच। तो यहां आप देखेंगे री री क, तो री 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 को आपने ह्रस्व के रूप में गणना कर लिया माहेश्वर सूत्रों के आधार पर, लेकिन हिंदी में आप री को गिनेंगे नहीं, क्योंकि यहां हम माहेश्वर सूत्रों को आधार मान करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरी चर्चा, री की बात हम करें तो री को भी, बड़ी री को भी आपके, या दीर्घ री को भी हिंदी व्याकरण शास्त्र में मान्यता नहीं दी गई है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, भगवान की जय जयकार लगाइए, मस्त रहिए। आगे चलिए, यहां इतना पढ़ लिए, ठीक है।
अब देखिए महाकाव्य काल तक अगर मैं बात करूं, एक तथ्य आप और ध्यान रखेंगे, महाकाव्य काल तक स्वरों की संख्या 9 थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐ औ को मान्यता नहीं थी, इनका विकास नहीं हुआ है, तो ऐ औ के न होने की वजह से 9 है। जबकि भोलानाथ तिवारी ने 10 माना है, री को इन्होंने निगलेक्ट किया है। वर्तमान में 11 स्वर हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी सवाल बने तो आप सदैव ध्यान रखेंगे बंधु, स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अब मन में एक सवाल आना चाहिए कि मात्रा क्या। देखिए एक बार इस चीज को आप देख लीजिए, चूंकि मैं अब इसके आगे चलूंगा, इसको आप क्लियर कर लीजिए पूरा अच्छे से। इसको इरेज किया जाएगा, मिटाऊंगा। स्वर स्वतंत्र हैं, इन्हें संस्कृत में अच कहा जाता है। सहायता नहीं लेते। कहाँ भैया सहायता नहीं लेंगे? कहाँ? चौक जाने में नहीं, बोलने में। उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं विभूषिते इति स्वराः। जो स्वयं में स्वतंत्र है, आपने देखा स्व धन अर, स्वर को आप तोड़ेंगे आप पा जाएंगे स्व धन अर, स्व पर हलंत लगेगा, अर हो जाएगा। स्व माने स्वयं, अर माने उच्चारित। जो स्वयं से उच्चारित हो बंधु वही क्या है? स्वर है। जो स्वयं से उच्चारित हो जाए वही क्या है? स्वर है। तो स्वयं से उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहा जाएगा? बोलिए, स्वर कहा जाएगा। यहां पर आप देखेंगे स्वयं राजन्ते इति स्वराः। दूसरी बात मैंने कही बंधु, ये आक्षरिक होते हैं। आप समझ लीजिए आक्षरिक क्यों कह रहा हूं। अगर आप किसी व्यंजन का प्रयोग करेंगे तो आप ऐसे करेंगे क ख ग घ अंग या आदि आदि रूपों में। लेकिन आप यहाँ देखिए, अब ये शुद्ध व्यंजन का रूप नहीं है। शुद्ध व्यंजन का मतलब इनके नीचे हलंत हो जाता है, और हलंत गायब करने के लिए इनको हम जब वाक्य में प्रयोग, शब्द में प्रयोग, भाषा में प्रयोग करते हैं, तब ऐसी स्थिति में कभी भी व्यंजनों के नीचे हलंत नहीं लगाते, एक आध को छोड़ करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यंजन का प्रयोग करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ रही है, स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। ये देखिए लिखा है, सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि आपकी लिपि आक्षरिक है। आप अक्षरों के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, आप अक्षरों के रूप में लिख रहे हैं, तो स्वर अपने वैसे ही रूप में लिखा जा रहा है। अ को अ लिखा जाएगा, ई को ई लिखा जाएगा, ऊ को ऊ लिखा जाएगा, री को री लिखा जाएगा। इसको लिखने के लिए किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ी। मतलब लिपि आक्षरिक है, और आक्षरिक होने के नाते ही अक्षरों के भी रूप में आप स्वरों का प्रयोग करते हैं। मतलब स्वर वर्ण भी हैं और अक्षर भी कहे जा सकते हैं। यही कारण है कि स्वर क्या है? आक्षरिक हैं। आपसे सवाल पूछेगा कि स्वर आक्षरिक है कि अनाक्षरिक है, तो जवाब होगा भैया कि स्वर क्या है? आक्षरिक हैं। क्यों आक्षरिक हैं? क्योंकि यथा स्थिति में ऐसे ही रूपों में इनका प्रयोग कर दिया जा रहा है। जबकि आपके व्यंजन क्या होते हैं? अनाक्षरिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग अक्षरों के रूप में करने के लिए हमें किसी अन्य की सहायता लेनी पड़ती है। ये स्वराघात सहने में सक्षम होते हैं। स्वर जो होते हैं ये स्वर बलाघात सह लेते हैं, लेकिन इनके साथ स्वर बलाघात की संभावनाएं नहीं होती हैं। ये आपके मुख्यतया से बोले जा सकते हैं, लेकिन ये मुख्यतया से बोले नहीं जा सकते। इनका उच्चारण लंबा किया जा सकता है, लेकिन इनका उच्चारण दीर्घ या लंबा नहीं होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या देखा? अनाक्षरिक हैं। सहायता लेने का मतलब क्या है? कि इनमें सहायता नहीं ली जाती। मतलब स्वरों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। इसलिए हम स्वर को स्वतंत्र या क्या कहते हैं? स्वाधीन भी कहते हैं, जो कि यहाँ लिखा गया है, स्वाधीन और स्वतंत्र। इनके उच्चारण में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? अवरोध उत्पन्न होता है। ये अपने अधीन नहीं है, ये दूसरों के अधीन है। ये क्या होता है? अर्धमात्रिक होता है, जबकि ये पूर्ण मात्रिक होता है। स्वर क्या होते हैं? पूर्ण मात्रिक होते हैं। स्वर्ण में मात्रिकता पाई जाती है, मात्रिकता क्षमा करिएगा, मात्राओं को भी हम स्वरों के आधार पर ही निकालते हैं। तो ये क्या है? अपने आप में पूर्ण है, और ये क्या है? अर्ध मात्रिक है। इतनी बातें शायद आपकी स्पष्ट हो गई होंगी। आइए आगे देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपने पढ़ा। अब दो चीज़ें आपको बतानी ज़रूरत है यहाँ पर, कि जो मात्राएं हैं वे क्या हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं। दूसरा देख लीजिए, इसको आप इतना शायद समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं।
अगर हम चर्चा करें स्वर की, मैंने कहा स्वर की संख्या है 11। कौन कौन से हैं? अ, आ, इ, उ, ऊ, रि, ए, आई, ओ, औ। बस यही आपके स्वर हैं। अब देखिए, स्वर से ही आप क्या देख लेंगे? मात्रा। और ये क्या हो जाएगा? अ क्या है? अमात्रिक है। क्या है? अ क्या है? अमात्रिक है। आ की मात्रा होती है ह्रस्व ई की मात्रा। आप देखिए यहाँ इधर लगा हुआ है, लेकिन जब आप मात्रा लिखेंगे तो ये उल्टा हो जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ह्रस्व ई है, यहाँ पर देख रहे हैं दीर्घ ई है। दीर्घ ई में आप देखेंगे ई पर तो इधर जा रहा है, लेकिन मात्रा में इधर लगा हुआ है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये आपके हो गए स्वर। स्वर से हो गया मात्रा। तो कोई सवाल आपसे कर ले भैया मात्राओं की संख्या कितनी है, तो जवाब क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? जवाब 10 होगा। ध्यान रखिए बंधु इस बात का, मात्राओं की संख्या 10 होगी। स्वर की संख्या की बात अगर हम करें तो स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। मात्रा की संख्या कितनी है? 10 है। अ क्या है? अमात्रिक है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे राम लिखा गया है तो राम में आप यहाँ में अगर जैसे मान लीजिए राम तो आपका सामान्य सा शब्द है। एक शब्द मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए परिवार लिखा है, परिवार को मैं ऐसे न लिख करके ऐसे लिख दिया। अब परिवार में मात्रा की गलती, जो परिवार शब्द है इसमें मैंने किसकी गलती की? मात्रा गलत कर दिया, मात्रा लिखने में गलती कर दी ना। लेकिन अगर ये सवाल बनेगा कभी भी व्याकरण के दृष्टिकोण से, तो बंधु याद रखना सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये मात्रा गलत हुई है। वास्तव में यहाँ मात्राओं की बात नहीं की जा रही है। अब यहाँ जो दिक्कत हो रही है वो किसकी हो रही है भैया? वर्तनी की। ये अशुद्धि कहाँ आ रही है? वर्तनी में। इसका ध्यान आप अवश्य रखें। तो वर्तनी और मात्रा में बहुत क्लियर रहिएगा। मात्रा की परिभाषा क्या है? स्वर की परिभाषा तो हमने सीख ली। मात्रा की परिभाषा की बात करें तो मात्रा क्या है? स्वरों का रूप परिवर्तन। स्वरों का वह परिवर्तित रूप जो व्यंजनों के साथ या भाषा में प्रयोग किया जाता है, वह क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। मात्राओं की संख्या 10 होती है, जो कि आपके समक्ष लिखी जा चुकी है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में कभी भी भाषा या व्याकरण में आपसे सवाल बने तो आप ध्यान रखें कि ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। तो वर्तनी किसे कहते हैं आपको मैं स्पष्ट करने के लिए बता दूं कि अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? हिज्जे कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हिज्जे या स्पेलिंग हो जाएगी। इसलिए इसको मात्रा के रूप में आप अपना ध्यान रखें। कभी भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये जो मात्रात्मक अशुद्धियां हो रही हैं वर्तनी की अशुद्धियों के अंतर्गत गणना की जाती हैं। ये कभी भी मात्रात्मक अशुद्धियों के रूप में जानी नहीं जाएंगे। इस बात का ख्याल आप अवश्य रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने ये समझा कि ये अशुद्धियां जो हो रही हैं क्या हैं? वर्तनी की है। और वर्तनी को क्या कहा जाता है? स्पेलिंग अंग्रेजी में और हुज्जे उर्दू में कहा जाता है। थोड़ी सी बात मैंने आपको अभी जस्ट इसके पहले बताई थी। यहाँ पर आपने स्वर देख लिया, वर्तनी देख लिया, मात्रा देख लिया। हम वर्णों की चर्चा किए थे और वहाँ पर हमने आपको बताया कि वर्णों की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा परिषद 44, 2 को जोड़ दिए तो 46 और कुल 52 होते हैं। यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखना है। चलिए मैं इस टॉपिक को क्लियर कर दूँ, फिर इस पर भी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। देखिए 2 तथ्य आपके ऐसे हैं जिन पर आपको चर्चा भी करनी है। एक तो अगर मैंने यहाँ पर इनको नहीं गिना, अंग, अह, ये क्या है? अनुस्वार है। ये क्या है? विसर्ग है। ठीक है ना? इनकी चर्चा आपसे मुझे करनी है। और संयुक्त रूप से अगर मैं चर्चा करूं तो इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त रूप से साथ साथ इनको अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। इनकी चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले आप ध्यान रख लें, एक शब्द है आगत।
आगत वर्णों की बात करें क ख ग ज़ फ, ठीक है। आप देखते हैं क्यों हो जाता है क की स्पेलिंग, जैसे कुतुबुद्दीन, ऐबक, कुतुब मीनार, कुरान या कुरैशी। क की स्पेलिंग क्यों हो जाती है? क की आप जानते हैं के एच होती है, ग की जी एच हो जाती, वेगम वेगम, गम गम गम। उच्चारण भी बदलेगा, ध्यान रखिए। आप ये गलती करते हैं हिंदी में, ये गलती बार बार आप कर रहे हैं, एक जगह नहीं। मैं आपको और भी स्पष्ट कर दूं, आप अनुस्वार और अनुनासिक में भी गलती करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, आप बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इस बात को समझ लीजिए कि हिंदी व्याकरण शास्त्र के नियमानुसार मानक हिंदी जो कि वर्तमान में प्रयोग की जा रही है, वहां पर भी अनुस्वार और अनुनासिक का मूलभूत अंतर है और इनमें भी गलतियां नहीं होनी चाहिए जो कि आपके द्वारा की जाती है। अभी मैं इनके अंतरों की भी बात करूंगा आपसे, लेकिन के यहां आप देख रहे हैं इसका हो जाता है जेड, जैसे आप देखते हैं जफर, यहां हो जाता है एफ, जबकि आप वैसे सामान्य शब्दों में पीएच देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके उच्चारण में बदलाव आ रहा है। क्यों? क्योंकि आगत हैं। आगत वर्णों में एक स्वर भी आता है, जैसे आप देख लें ये आ। बहुत क्लियर करके मैं बता दूं, ये आगत वर्ण है, स्वर, इसको मुख्य वर्णों में गिना नहीं जा रहा है। अगर हम यहाँ पर 52 के साथ 5 जोड़े तो 52 और 5 यहाँ 57 57 हो जाएंगे, लेकिन ये कैसे हैं? आगत है। एक बात यही और स्पष्ट कर दूं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने केवल ज और फ को माना है। किसने? अगर हम बात करें इनकी, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा स्वीकार्य कितने हैं? 2 हैं। इसके पहले और 1-2 वर्ण थे जिनको अस्वीकार्य कर दिया गया है। तो मूल रूप से 5 आप जानते हैं, क ख ग ज फ। और यहाँ पर आप याद रखें ये क्या है, जैसे आप देखते हैं ऑफिस, डॉक्टर, इंग्लिश भाषा के जो शब्द होते हैं, देखिए ऑफिस, ऑफिस नहीं ऑफिस, ऑफिस जिसको आप हिंदी में कहते हैं दफ्तर, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं डॉक्टर लिखा रहता है, तो डॉक्टर के पहले भी क्या होता है, इस तरह से लगा दिया जाता है डबर। मतलब ये आ एक स्वर के रूप में है, लेकिन कैसे स्वर के रूप में है? ग्रहित स्वरों के रूप में है। ये ग्रहित वर्ण है जिनकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। तो मूल रूप से आगत या ग्रहित स्वर कितने होते हैं? 5 आप ये जानते रहिए, क ख ग ज फ। इतनी चीजें को आप समझते रहिएगा। बाकी अब मैं चर्चा करूं अनुस्वार और विसर्ग की, अनुनासिक निरानुनासिक की। ये स्वरों के प्रकृति के आधार पर भेद होते हैं, इनकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इसको आप स्पष्ट कर लीजिए। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगर हम चर्चा करें अनुस्वार और विसर्ग की, सीधा सीधा सवाल आया हुआ था, आप पिछली कक्षाओं में चर्चा किया हूं मैं, उन पर भी देखेंगे। आप कोई भी पिछला पेपर उठाइए, देखिए पेपर जो हुए हैं उनमें सवाल बार बार यहां से पूछा जाता है कि अनुस्वार क्या है। आपको मैं बता दूं कि जिनके भी साथ अनुस्वार लगता है वे लगभग तत्सम होते हैं, कुछ एक को छोड़ करके, जैसे छह, छिह, छी, ये आपके क्या हैं? तद्भव हैं। और बाकी सभी शब्दों के साथ क्या होता है? तत्सम होते हैं। क्यों? क्योंकि विसर्ग का विधन सर्ग, विसर्ग है क्या? विधन सर्ग, वि माने विशेष, सर्ग माने सृजन। शब्दों के साथ जुड़ करके उनकी विशेषता को व्यक्त करने में जो और ज्यादा 4 चांद लगा दे, जो और बढ़ा दे, शब्दों की विशेषता को बढ़ाने का कार्य जो कर रहा है वह क्या है? विसर्ग है। इसीलिए विसर्ग माने क्या हो गया? विशेष सर्ग माने सृजन, विशेष सृजन किया जा रहा है। तो ये प्रायः कहाँ प्रयोग होता है? संस्कृत में। और किस रूप में? ह के रूप में। जैसे आप देखते हैं राम का ये रूप बन जाता है रामः, क्या बन जाता है? रामः। तो विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में ह के रूप में भी किया जाता है। ये सवाल भी पूछा गया है। दूसरा सवाल बता दें कि इसका ये जो जिनके साथ ये लगा होगा तत्सम होंगे, कुछ एक अपवाद जैसे मैंने लिख दिए, इनको
छोड़ करके अगली बात बता दें, अनुस्वार जिसके साथ लगेगा वो भी शब्द आपका तत्सम होगा, लेकिन अनुनासिक माने चंद्र बिंदु जिसके साथ लगेगा वो है निश्चित रूप से तद्भव होना चाहिए। अगली बात, आप यहाँ पर जो सवाल आया हुआ है, सीधा सीधा सवाल आया क्या कि स्वर के बाद बोले जाने वाले कौन से हैं, स्वर के बाद बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है। तो स्वर के बाद बोले जाने वाले वर्ण को अनुस्वार कहा जाता है। अन माने पीछे या बाद में, स्वर माने स्वर के उच्चारित हो। तो जो स्वर के बाद उच्चारित हो, क्या हो, यहां आप इसके शब्द शाब्दिक अर्थ की बात मैं कर रहा हूं, शब्दों के अनुसार स्वर के बाद उच्चारित हो, क्या हो, जो स्वर के बाद उच्चारित होता है क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार का जो लिपि चिन्ह होता है वह क्या होता है, लिपि चिन्ह इसका एक बिंदु के रूप में होता है। एक पॉइंट और आप याद रखेंगे, ये क्या होते हैं, पंचमाक्षर के स्थान पर प्रयोग, पंचमाक्षर के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। कौन, ये अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर के रूप में किया जाता है। मैंने बताया था भाषा सुधार आयोग में डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया था, यह बात मैंने आपसे की थी। आइए अगली बात आप यहाँ समझिएगा। एक सवाल हो गया कि स्वर के बाद उच्चारित होने वाले वर्ण कौन होते हैं, अनुस्वार कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है। पंचमाक्षर के स्थान पर प्रयोग हो, अनुस्वार का होता है। अनुनासिक अनुस्वार में अंतर स्पष्ट करना है, इनके प्रयोगों के साथ शब्द तत्सम होते हैं जबकि इनके प्रयोगों के साथ शब्द तद्भव हो जाते हैं। थोड़ा सा अंतर आप देखिए, जैसे हंस और मैंने कहा हंस। देखिए हंस या हंस दोनों को उच्चारित करने में थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि इसके उच्चारण में हवा नाक से भी निकल रही है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो गया, आपका हंस अनुनासिक हो गया। जबकि हंस क्या है, इसका मतलब होता है पक्षी। एक पक्षी है जिसका नाम है हंस, और एक क्रिया है, क्या है, क्रिया, जिसका नाम है हंसना, हंसना क्रिया। तो हंसना क्रिया को यहाँ पर कैसे लिखा गया, हंस, ये क्या है भैया, हंसना क्रिया। और ये क्या है, हंस मीन्स पक्षी, ही कर देते, हंसने लगते, हा हा हा, हंसना क्रिया है। तो अंतर समझिए। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही होगी, लेकिन इस बात का एकदम बहुत आप मान करके चलिए कि जो बातें की जा रही हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके व्यावहारिक जीवन के दृष्टिकोण से, हिंदी भाषी होने के नाते हिंदी को बेहतर तरीके से जानने के लिए बहुत अनिवार्य है जो मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं। बड़े दुख की बात है बंधुओं, ये कहते समय बड़ा दुख होता है कि हिंदी भाषी से होने के बाद भी आप हिंदी भाषी कहलाते हैं, लेकिन फिर भी शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, शुद्ध हिंदी नहीं लिखते, हिंदी में ही आप गलती कर रहे हैं, दुखद है। उसी को सुधारने का एक प्रयास है। यहाँ आप ध्यान रखें, दोनों में अंतर होता है। तो इस तरह से आप यहाँ स्पष्ट कर लेंगे। एक बात मैं और आपको बता दूं, जैसे देखिए आपने यहाँ लिखा है कानून, और एक कानून ये है। आप हमेशा कानून ऐसे लिखते हैं, लेकिन आप जानिए इस कानून का मतलब क्या होता है, चूल्हा। जिस चूल्हे पर आप खाना बनाते हैं, खाना पकाते हुए आपने देखा हुआ, कानून का अर्थ यहाँ चूल्हा हो जाता है। लेकिन जो एग्जैक्ट आप प्रयोग करते हैं, लॉ, नियम, कानून, इसमें आपका यहाँ पर नुक्ता लगता है, जो कि क्या है, आगत चिन्ह को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। इसीलिए कहा जाता है कि आप कुछ पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन व्याकरण आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि व्याकरण क्या है, व्याकरण मुख का कार्य कर रहा है। आप देखेंगे वेदांगों की बात की जाएगी तो व्याकरण मुखम स्मृतम, व्याकरण क्या है, मुख है। तो इसलिए ध्यान रखें, यहाँ पर ये जो आपके आगत वर्ण हैं, इनके अंतर को भी आप ध्यान रखिए। बड़ी बारीकी से इन पर मैं चर्चा करूंगा किसी दिन और शब्दों को लेकर के। तो यहाँ ध्यान रखें, कानून कानून दोनों में अंतर होता है, इसलिए आप जब इनका प्रयोग करते हैं तो आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे ही अनुस्वार और विसर्ग में भी अंतर स्पष्ट होना चाहिए। लगे हाथ आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए, इनको अयोगवाह क्यों कहा जाता है। एक वैयाकरण है जिनका नाम है आचार्य किशोरी दास वाजपेयी। इनके द्वारा ये बताया गया कि जो अ, अंग और अह हैं, ये कभी भी
ना तो स्वर या तो व्यंजन, ना तो इनके पहले बोले जाते हैं ना तो इनके बाद बोले जाते हैं, साथ साथ प्रयोग किए जा रहे हैं, इसीलिए क्या है अयोगवाह। माने नहीं, योग माने जुड़ना, वाह माने वहन करना। मतलब जो न स्वर है ना व्यंजन है, फिर भी वो भाषा शास्त्र में प्रयोग किया जा रहा है, वाह कर रहा है। वाह माने वहन, किसका वहन कर रहा है? भाषा के प्रयोग के दायित्वों का वहन कर रहा है, भाषा के प्रयोग में पूर्णतया दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, इसलिए क्या है अयोगवाह है। मतलब किसी भी न तो स्वर में जुड़ रहा है ना तो व्यंजन में जुड़ रहा है, फिर भी वो क्या कर रहा है। आपको मैं बता दूं ये स्वतंत्र रूप से है, कहीं कहीं इसको स्वर की मान्यता दे दी जाती है, इसको व्यंजन की, लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि ये स्वतंत्र रूप से वर्ण नहीं है। सभी स्वर निर्नुनासिक हो सकते हैं, यहां पर अनुनासिक निर्नुनासिक की बात मैं आगे आपसे करूंगा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जब इन दोनों की बात की जाए तो ये क्या होंगे? अयोग वाह कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अयोग वाह कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि अधन योग और धन वाह। किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार ये ना तो स्वर के पहले प्रयोग होते हैं ना तो बाद में, ना व्यंजन के पहले प्रयोग होंगे ना बाद में, इसलिए क्या होते हैं? ना स्वर है ना व्यंजन है, और है क्या? अयोगवाह है। क्यों अयोगवाह है? क्योंकि बिना जुड़े हुए अपने कर्तव्यों का वहन कर रहे हैं, इसलिए क्या है? अयोगवाह है। संख्या कितनी है? 2। ध्यान रखिए बहुत ध्यान से, अयोगवाह की संख्या हिंदी में 2, और यूपी टेट के विद्यार्थी अगर कोई है और अगर अयोगवाह की चर्चा संस्कृत में की जाए तो ध्यान रखिए 4। क्यों? क्योंकि अगर ये 2 बंधु जुड़ जाएंगे, जिह्वा मूलीय और आप ध्यान रखिए उपध मानीय, जिह्वा मूली उपध मानीय, ये 2 और जुड़ जाएंगे तो संस्कृत में कितने हो जाएंगे? 4। जबकि हिंदी में स्पष्ट कर लीजिए कितने होंगे? 2। इसमें डाउट जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अयोगवाह क्या होता है? शायद आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि जो बिना जुड़े हुए अपने कर्तव्यों का वहन करे वह क्या है? अयोगवाह है। या ऐसा वैयाकरणों का मत है। एक बात पर मैं चर्चा और कर लूंगा, फिर उसके बाद शायद इसको समाप्त किया जाए, अगली कक्षा में पुनः मुखातिब होंगे। लेकिन आइए एक पॉइंट आप यहाँ और ध्यान दीजिए। सवाल यहाँ से हिंदी में पूछे जाते हैं, जबकि ये विषय जो है संस्कृत का है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, गंभीरता से आप इन चीज़ों को समझिए। आपको ये सवाल मिलेंगे, बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, आप जैसे ही किसी वर्ण को पढ़ते हैं, खास करके स्वरों को, आप जानते हैं व्यंजनों का उच्चारण होता नहीं, उच्चारण स्वरों का ही होता है। व्यंजन मूल रूप में क्या होता है? अर्धमात्रक, इसलिए बोला नहीं जाता, लेकिन जब स्वर जुड़ते हैं तो बोला जाता है। इसलिए यहाँ पर आप स्वरों की चर्चा कर रहे हैं, जैसे मैंने कह दिया अ, आ, ई, उ आदि। अब देखिए संस्कृत में जो ये स्वर थे, इनको बोलने से पहले क्या किया गया? कार प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे स है तो स को बोलने के लिए संस्कृत में सकार कहा जाता है। क है तो क को बोलने के लिए संस्कृत में एक पद्धति है जिसको ककार कहा जाता है। यहाँ आपने क्या देखा? स, ये तालव्य स है, स से लिखा गया तो सकार, और क को क्या कहा गया? ककार कहा गया। स को सकार और क को ककार कहा जा रहा है। ये क्या है? ये इनके उच्चारण की पद्धति है। मतलब वर्णों के अंत में कार प्रत्यांत जोड़ करके बोला जाता है, ऐसा संस्कृत वांग्मय कहता है। परंतु हिंदी में क्या किया गया? इनको इस तरह से स्वीकार कर लिया गया। अब देखिए कार जुड़ रहा है, और जब ये अंत में जुड़ जाते हैं तब यही क्या कहलाते हैं? अब यहाँ देखिए अ है तो क्या हो गया? अ को हमने आकार कह दिया। आ है तो आ को हमने कह दिया आकार। ई है तो हमने कह दिया ईकार। ई है तो हमने कह दिया ईकार। उ है तो हमने कह दिया उकार। और फिर हर्ष नहीं, दीर्घ उ है, दीर्घ उ है तो हमने कह दिया ऊकार। अब यहाँ पर आप देखेंगे इनका जब प्रयोग शब्दों के अंत में हो जाता है, क्या हो जाता है? शब्दों के अंत में इनका प्रयोग हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या कहलाते हैं? अकारांत कहलाते हैं। अकार धन अंत अक सवर्णे दीर्घ अ मिल करके आ हो गए, रांत हो गया अकारांत। यहाँ पर क्या हो गया? आकारांत हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? ईकारांत हो गए। ऐसे ही ये क्या हो जाएंगे? ईकारांत हो जाएंगे।
ऐसे ही अगर री आ रहा है अंत में तो इसको ऋकारांत कह देंगे। जैसे आप देखते हैं पितृ, तो ऋकारांत हो गया। अकारांत में जैसे आप देखेंगे राम शब्द है, राम में अंत में अ आ रहा है तो अकारांत हो गया, लेकिन रमा शब्द है तो रमा में आ गया तो आकारांत हो गया। ऐसे ही इनमें भी आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ऊ छोटा वाला आएगा तो ऊकारांत हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा ऊ आएगा तो ऊकारांत हो जाएगा। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का बंधु तात्पर्य यह है कि जो ये वर्ण हैं, जो स्वर वर्ण शब्दों में उनके अंत में लगे हुए हैं, उच्चारित हो रहे हैं, उन्हीं को आधार माना गया और उसी आधार पर उनको बोला जा रहा है। जैसे यहाँ मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। देखिए क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज यहीं पर इसको रोक रहा हूँ। अगली कक्षा में जब हम चर्चा करेंगे तब हम स्वरों के विभाजन की चर्चा करेंगे और स्वरों के विभाजन के बाद हम आपसे क्या बात करेंगे, व्यंजनों की आदि आदि चर्चा हम करते रहेंगे। तो टॉपिक को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम लोग मेहनत से आपके साथ लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सहयोग प्रदान करिए। और अगर आपका सहयोग प्राप्त होता रहा तो मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ, मैं और जो हमारी टीम है, हम आपके लिए इतना कुछ कर देंगे जिसके आप आकांक्षी हैं और जितना आपको उम्मीद नहीं होगी उससे भी बेहतर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आभार, जय हिंद।